सर मैंने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना था क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना हलाल है या हराम है स्पॉट ट्रेडिंग पे। इससे मैं डॉक्टर साहब की ओपिनियन लेनी है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना हलाल है या हराम है स्पेसिफिक स्पॉट ट्रेडिंग में। भाई साहब ने पूछा कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना हराम है क्या हलाल है। इसके अंदर उलमा का इख्तिलाफ है, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर उलमा कहती है एहतियातन इसमें नहीं डील करे तो अच्छा है। क्रिप्टो करेंसी चाहे बिटकॉइन हो, तो अक्सर उलमा कहते हैं कि कोई उलमा ने ये नहीं कहा कि हराम है, लेकिन क्योंकि इख्तिलाफ है और हमें पता नहीं एक्चुअली कितना ये करेक्ट है, इसीलिए उलमा कहते हैं कि एहतियात लीजिए, अगर इसके अंदर इन्वॉल्व होने से परहेज करेंगे तो सही है। जो मलेशिया भी एक मुल्क है जिसमें काफी एडवांसमेंट है, तो शेख दाऊद बकर आज की दुनिया में मुफ्ती तकी उस्मानी इस्लामिक इकोनॉमिक्स में नंबर 1 है, नंबर 2 है दाऊद बकर। तो मलेशिया में रिसर्च किया गया और जो मेरे इल्म में है वो कहते हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी इस शराइत के ऊपर है और ये हो सकता है तो हलाल है। ये शेख दाऊद बकर ने फतवा दिया, बाकी लोग का इख्तिलाफ है। लास्ट जब मैंने बात की थी मुफ्ती तकी उस्मानी से, जब वो मलेशिया आए थे तकरीबन 1.5 या 2 साल पहले, तो उन्होंने भी ये कहा था कि अभी मुझे पता नहीं क्योंकि तहकीक हो रही है तो फतवे चेंज हो सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अभी तक इस पर एडवांसमेंट नहीं होता तो परहेज करना बेहतर है। और अक्सर उलमा ये कहते हैं, जो मेरे इल्म में है, शेख दाऊद बकर जो मलेशिया के हैं, उन्होंने चंद साल पहले कहा था कि कुछ शराइत जो शरिया के पूरे होते हैं तो ये हलाल हो सकता है, लेकिन अक्सर उलमा कहते हैं कि ये डाउट है, इससे परहेज करें तो बेटर है। क्या स्टॉक एक्सचेंज में खरीदने और बेचे गए शेयर्स का नफा भी रिबा की तारीफ में आता है? नहीं, अगर डायरेक्ट वो उसका है, अव्वल तो असल में मसला ये है स्टॉक एक्सचेंज में कि ये सारी बै और शरा जायज़ भी है कि नाजायज़ है। जायज़ बै और शरा वो होती है जिसमें किसी शय का वाकई तबादला हो, इसमें ना कुछ दिया गया ना लिया गया, एक कागज है शेयर का, वो आपको दे दिया गया ले लिया गया, तो एक तो ये मशकूक है ये सूरत हाल। और नंबर 2 ये कि उसमें जो स्पेकुलेशन होती है वो तो जुए के दर्जे में है। अलबत्ता डायरेक्ट अगर खरीदो फरोख्त है वाक़तन और उसमें जो है आपने रकम भी दी है और वो शेयर आपने लिया है तो उसको सूद नहीं कहेंगे। अबू बकर ओकाड़ा पाकिस्तान से पूछते हैं, पहले एक वीडियो में आपने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी को किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया तो इसलिए नाजायज़, अगर अब तो काफ़ी मुल्कों ने इसको हैसियत दे दी है, तस्लीम कर लिया, तो अब इसकी हैसियत क्या होगी? देखिए मैंने वाज़ेह लफ्ज़ों में, मुझे याद नहीं पड़ता कि नाजायज़ कभी भी कहा हो, मैंने कहा एहतियात के खिलाफ है, तो अभी मैं ये नहीं कह रहा कि हराम नाजायज़ है, लेकिन ये कि एहतियात के खिलाफ है, ये उलमा को इसके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे मुल्क तस्लीम कर भी नहीं, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, वो एक डिजिटल फॉर्म में है वो, और करेंसी बराए करेंसी ही उसमें मकसूद होती है। तो बहुत से उलमा को इसमें जो है ना सट्टा और जुआ होने का शुबह है इसके बारे में कि ये जुए और सट्टे की तरह है, तो अवॉइड करें, बेहतर है। हराम नाजायज़ नहीं कहा, बाकी दीगर उलमा से भी रब्ता किया जा सकता है इस बारे में, तो मेरी राय है वो इस बारे में यही है, जो क्योंकि जो बड़े बड़े मुहक्किक़ उलमा हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को बहुत अच्छी तरह से समझा है, पहले हमने इसको जायज़ करार दिया है। उसकी वजह ये थी कि जो क्रिप्टो करेंसी के माहिरीन है ना, जो ज़ाहिर है मुफ्ती को तो जो नॉलेज जहाँ से मिलेगी उसके हिसाब से फतवा देगा वो, कुरान और सुन्नत की नॉलेज तो वाज़ेह है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की हैसियत क्या है, जो डिजिटल करेंसी के माहिरीन है उन्हीं का इख्तिलाफ है। तो पहले जो जिन माहिरीन से हमारा रब्ता हुआ था उन्होंने जो हमें इसकी डिटेल बताई उस हिसाब से हमें लगा कि बिल्कुल जायज़ है, हमने जायज़ होने का फतवा दिया, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के कुछ और भी माहिरीन जो उनसे भी ज़्यादा माहिर थे उनकी राय जब सामने आई है तो फिर इस पर तवक्कुफ़ किया है। तो एहतियात यही है कि आप सीधे तरीके से चलें जैसे सारी दुनिया चल रही है, गेमें खेलने की कोशिश ना करें, इसमें आपको ये इस बात का पूरा इम्कान है कि ये जुए और सट्टे की तरह हो और फिर बाद में जाके आपके लिए मसाइल खड़े होंगे। तो एहतियात के खिलाफ कहा जाता है, हराम और नाजायज़ वाज़ेह लफ्ज़ में नहीं कहा जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन, हलाल भी वाज़ेह हराम भी वाज़ेह, लेकिन उसके दरमियान कुछ उमूर हैं जो मुश्तबिहात में से आते हैं, तो ये क्रिप्टो करेंसी का मामला भी मुश्तबिहात में से है, तो मुश्तबिहात से भी बचना चाहिए। और ये मुश्तबिहात उलमा की वजह से नहीं है, क्रिप्टो करेंसी के माहिरीन ही उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, जितनी एक्सप्लेनेशन हमारे सामने आती है उसके हिसाब से फतवा देते हैं, तो चूँकि उनकी राय में बहुत इख्तिलाफ है, इसलिए फिर मुफ्तियान किराम में भी इख्तिलाफ का होना एक ज़ाहिर है वाज़ेह अमर है, क्योंकि जो माहिरीन है वही उसको सही नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे। तो क्रिप्टो करेंसी उलमा ने तो ईजाद नहीं की है ना उलमा क्रिप्टो करेंसी के माहिर होते हैं, जो माहिरीन है उनसे पूछ के बताएंगे आपको कि ये क्या है, तो उन्हीं की राय में इसकी हकीकत को एक्सप्लेन करने में इख्तिलाफ है, तो इसलिए उलमा की राय में भी इख्तिलाफ है। तो मेरा इसमें मशवरा यही है कि आप इसमें एहतियात से काम करें, दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुक, हदीस में आता है जिस चीज़ में शक है उसको। एक ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये उन्होंने कहा अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं कहीं से भी, तो बहरहाल जब तक आपकी गवर्नमेंट इसकी परमिशन ना दे, इसको लीगल ना कर दे, ये इलीगल है। अच्छा। और इसको इसकी वजह से एक तो मुल्क की मईशत को बहुत सख्त नुकसान होता है, क्योंकि इस पर टैक्स का कोई सिस्टम तो है नहीं, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देंगे, आप प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं, मुल्क को फायदा नहीं हो रहा, फिर इसमें गरर और धोखे के इम्कान बहुत ज़्यादा है। आजकल हर चीज़ हैक हो जाती है, आपका अकाउंट ही हैक कर लिया तो आप सब कुछ आपका चला गया फिर, और अगर आप गवर्नमेंट से कोई फरियाद नहीं कर सकते क्योंकि आप उसको इलीगल कर रहे थे, तो इसलिए हम मना करते हैं कि इलीगल जहाँ पर भी है तो इसको हरगिज़ ना किया। डिजिटल करेंसी जितनी भी आ रही हैं, बिटकॉइन हो या कोई और हो, उनकी कोई हकीकत नहीं है और इस वक्त वो सिर्फ सट्टाबाजी में इस्तेमाल हो रही है, उनका कोई हकीकी वजूद नहीं है, लिहाजा वो उसमें से कारोबार करना, आप कह रहे हैं नौजवान बहुत कर रहे हैं, नौजवान तो बहुत सारी बातें गलत कर रहे हैं, तो उसको ये बात भी है और ये दुरुस्त नहीं है। बाकी जो दूसरी बात आपने क्या कही
हाँ, प्राइस बॉन्ड का जो मुनाफा है वो भी सूद है, वो जायज़ नहीं है। और शेयर्स का मुनाफे बेशक जायज़ है, बशर्ते कि कुछ शराइत हैं उसकी। इन शराइत उसके ऊपर मेरा पूरा रिसाला है, शेयर्स के कारोबार की शरी हैसियत, उन शराइत के साथ शेयर्स का मुनाफा लेना जायज़ है। अली भाई, जदीद मसाइल जैसे क्रिप्टो करेंसी को कुछ उलमा हलाल कहते हैं, ड्रॉप शिपिंग को, और बहुत सारे हराम कहते हैं, तो इन इजदादी मसाइल में किसके फतवे या राय? फतवे और राय का मसला ही नहीं मेरे भाई, बिल्कुल वाज़ेह चीज है। देखें, फतवे तो लोग ये भी दे रहे हैं, सब मेरे नबी के तरीके हैं। जब कोई रफली जाना शुरू करता है, वही तबलीगी जमात उसकी दुश्मन बन जाती है। सबसे बड़ी दुश्मनी ये की हुई है कि रायबीड में 2 मस्जिदें बनाई नहीं है, सिर्फ इतने से फासले में। ये बैरून की मस्जिद है, ये अंदरून की। यार, ये दुनिया की तारीख में कभी इतनी बड़ी बिदअत हुई है कि बाहर से आने वाले मुसलमान इस मस्जिद में नमाज पढ़े और पाकिस्तान के मुसलमान इस मस्जिद में पढ़े? क्यों? इन्होंने बगैर रफ़ाइदान के पढ़ना है और आमीन आहिस्ता कहनी है। इन्होंने, जो कि अरब के मुसलमान है तबलीगी जमात के, इन्होंने ऊंची आमीन कहनी है कि हमारे लोग भी रफ़ाइदान शुरू ना कर दें। ये हरकत कभी सऊदी वालों ने की है कि अनफी जो है अलग नमाज पढ़े कि हमारे लोग रफ़ाइदान छोड़ ही ना दें? सारे इकट्ठे पढ़ते हैं। ये क्यों बिदअत की हुई है रायबीड के अंदर? बिदअत कुबरा है, ये उम्मत की जमीयत को तोड़ने वाली चीज है। तो ये इस तरह के इज्तिहाद कौन से इज्तिहाद है? अब रह गया ये मसला, मैंने पहले भी बताया कि आपको भी अल्लाह ने अकल दिया ना। एक बंदा कोई बात बयान करता है, आप उसके दलाइल देखें, उसको काउंटर वेरीफाई करें। दूसरे के भी दलाइल देखें, काउंटर वेरीफाई करेंगे किसने आयत और हदीस पेश की और किसने सिर्फ एक सती बात कर दी। अब 2 बंदे सती बातें करके साइड पे हो जाए और मैं कुरान हदीस पेश कर रहा हूं और आपके लिए 3 राय हो गई हैं, तो बड़ी सख्त ज्यादती है यार। घोड़े और गधे को बराबर तो ना करें यार। आप अपने गधे के ऊपर काली और सफेद लकीरें फेर के ज़ेब्रा तो ना बनाएं। ज़ेब्रा लाल होता है, तो पता है? हाँ, क्योंकि घरेलू गधा जो है ना, ये हराम है, बुखारी मुस्लिम में है। ज़ेब्रा घरेलू गधा नहीं होता, ये जंगली गधे में आता है, ये हलाल है। तो सरकार, आप अपने घरेलू गधे को सफेद और काली लकीरें फेर के इंजीनियर बनाने की कोशिश तो ना करें ना, ये तो ना करें ना यार। हम हर चीज में दलील देते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने कहा था कि जब तक गवर्नमेंट की गारंटी पीछे नहीं है, उस वक्त तक आप रिस्क ना ले। इस करेंसी को मैं हराम नहीं समझता। जितने हमारी करेंसी नोट भी जो है, इसकी भी तो कोई वर्थ नहीं है। अगर स्टेट बैंक हट जाए, इसके ऊपर लिखा होता है हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से शाया हुआ, ये लिखा होता है ना, हामले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। यानी जो इस नोट का पोजेसर है ना, उसे स्टेट बैंक मुतालबे के ऊपर इसके 1 मिनट सोना अदा करने का पाबंद है, वरना तो ये कागज का एक टुकड़ा है ना। डॉलर और पाकिस्तान का जो 1000 का नोट है या 5000 का नोट, डॉलर साइज में उससे छोटा है, लेकिन उसकी वर्थ ज्यादा है। क्यों? उसके पीछे यूएसए की गवर्नमेंट की गारंटी है, और वो भी गारंटी पीछे से हट जाए तो क्या? तो ये कागज का नोट, असल वर्थ इसकी वो गारंटी होती है जो स्टेट बैंक देता है उस मुल्क का। तो क्रिप्टो करेंसी के पीछे भी अगर कोई, जिस तरह बाहर के मुल्कों में अब इसको ऑफिशियल यूज कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं उसके अंदर। मसला हमारे मुल्क के अंदर बना हुआ है, जिसके अंदर इश्यूज खड़े हो जाते हैं। फी नफ्सी इसके साथ कोई मसला नहीं है। जिस तरह कागज के नोट की करेंसी आप यूज कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। लेकिन वो दूसरा इन्होंने कहा ड्रॉप शिपिंग वाला। देखिए, ड्रॉप शिपिंग के बारे में मैंने आपको बताया, मेरी एक वीडियो है हलाल कारोबार के 4 उसूल, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी लिखे तो वो वीडियो खुल जाएगी, लाखों लोगों ने देखी है वो वीडियो। उसमें एक चीज मैंने बयान की है कि हलाल कारोबार के लिए बड़ी बड़ी जो 4 शराइत है वो ये है कि नंबर 1, वो प्रोडक्ट हलाल होनी चाहिए जिसका आप कारोबार कर रहे हैं। हराम चीज का आप कारोबार नहीं करेंगे। नंबर 2, उसके अंदर सूद इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सूदी काम नहीं होना चाहिए। नंबर 3, उसके अंदर गरर और धोखे वाला मामला नहीं होना चाहिए, यानी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, फर्जी कंपनी बनी हुई है और आप अपने कारोबार को उस एतबार से लेके चल रहे हैं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। नंबर 4, जुए वाला मामला नहीं उसके अंदर होना चाहिए। ये 4 बड़ी बड़ी शराइत है, बाकी सारी इसी की कॉलोनीज है। अब 1 करोड़ कारोबार भी आप लें मुख्तलिफ किस्म के, या फिट करें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हमसे ना पूछा करें कि ये है या नहीं है। हमने आपको अच्छे लड़के और लड़की की खूबियां बतानी है, रिश्ता हमने नहीं ढूंढ के देना। हाँ, हमने आपको हलाल या हराम कारोबार में फर्क बताना है। कारोबार तो दुनिया में लाखों है, तो मैं तो उम्र नूह मिल जाए तो मैं क्लिप ही रिकॉर्ड कराता रहूंगा उसके ऊपर। इसीलिए कुरान और सुन्नत में जनरल रूल्स बताए जाते हैं, उसके मुताबिक आप लेके चलें। ये ड्रॉप शिपिंग वाले मसले में जो उलमा की रिजर्वेशन थी, वो बुखारी मुस्लिम की वो हदीस कि जब तक माल पे कब्जा ना कर लो उसको आगे ना फरोख्त करो, इसकी बुनियाद पे वो कहते थे कि आप इस तरह ना करें, आप पहले कब्जा करें। तो मैंने कहा था कि यह हदीस उस सूरत में है जब धोखे का अंदेशा हो। जब धोखे का अंदेशा ना हो तो यह हदीस अप्लाई नहीं होती, क्योंकि सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल है कि नबी इस्लाम ने ये इसलिए फरमाया था ताकि धोखा ना हो। मसलन 2 ट्रक आए हैं खजूर के, आपने उनको खोल के देखा ही नहीं है और आगे बेच दिया कि इसके अंदर इस क्वालिटी की खजूर है, और वो उस क्वालिटी की नहीं थी, तो अगले बंदे के साथ तो धोखा हो गया ना। इसलिए कहा कब्जा करो फिर आगे करो। लेकिन हमारा जो आजकल के दौर में कंपनी इस मामला को लेकर चल रही है, उसमें धोखा नहीं होता। डालडा ऑयल का डब्बा आप कराची से ले, पेशावर से ले, जेलम से ले, एक ही होगा, कंपनी का फर्क नहीं होता। और सपोज अगर कोई कहता है जी मैंने कराची से माल बुक कराया, मैं पहले जेलम उतारूंगा फिर पेशावर भेजूंगा, चलो जी उतार लिया तुमने, कब्जा कर लिया, कब्जा करके निकाला तो कुछ नहीं, क्योंकि तुमने एक डब्बे को खोल के चेक तो नहीं अंदर से करना, तो एंड रिजल्ट तो कोई ना हुआ। तो इसकी बजाय एक जेलम का ताजर डायरेक्ट बुकिंग कराया कि पेशावर तक कराची से पहुंच जाए ताकि उसका अपना किराया डबल बच जाए, तो उसका राइट है।
बाहर से आप आईफोन या सैमसंग के फोन मंगवाते हैं तो वो पिन पैक होते हैं, उनकी गारंटी होती है। ये तो नहीं कि पहले कब्जा करना है, कब्जा करके आप खोल तो फिर नहीं सकते, वरना तो उस दाम बिकेगा नहीं। तो कब्जा करके करना क्या है उसमें से? ये कब्जा उन चीजों पे किया जाता है जो ओपन चीजें हैं, खुली हुई चीजें हैं, जिनमें गरर का धोखे का अंदेशा है। इस तरीके से 10 बदस कारोबार का सोने का नबी इस्लाम फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस है, एक साहबी ने एक हार खरीदा जिसमें मोती भी लगे हुए थे, सोना भी, गालबन वो 12 तोले का था, लेकिन सोना उसमें ज्यादा निकल आया। उतना सोना उस कम सोने पर उन्होंने खरीदा था। तो नबी इस्लाम फरमाया कि जो ये सोना है, चांदी है, गंदुम है, किशमिश है, अनाज है, इसका कारोबार 10 बदस करना है, अदरवाइज इसमें सूदी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। ये रीजन थी, तो लॉजिक्स होती है उसके पीछे।